चार्जर में ला ली थी।
हाँ भाई नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? हम लोग कल क्या बात कर रहे थे? कुछ कह रहे हो क्या? कौन? हरिओम। हम लोग कल क्या बात कर रहे थे? हम लोग स्टडीज ऑन एजुकेशन कर चुके थे। स्टडीज ऑन एजुकेशन पे बेस्ड हम लोगों ने तीसरा के दो क्वेश्चन किए थे, गेट के दो क्वेश्चन किए थे, जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कब आपको पी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाना है और कब आपको स्टडीज ऑन एजुकेशन लगाना है। ठीक है, कब आपको पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाना है और कब आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाना है। वॉइस सही नहीं आ रही, आप सही आ रही होगी, आप सही आ रही होगी। एक्चुअली दो माइक ऑन थे, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करो, एक क्वेश्चन नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नोट करना, एक क्वेश्चन नोट करना। एयर इज फ्लोइंग, एक क्वेश्चन नोट करना। एयर इज फ्लोइंग, एयर इज फ्लोइंग in an insulated duct, in an insulated evacuated duct. Air is flowing in an insulated evacuated duct. Air is flowing in an insulated evacuated duct through a valve, through a valve, through a valve through a valve from a pipe as shown in the diagram. From a pipe as shown in the diagram. From a pipe as shown in the diagram. Then find out final temperature of the air. Then find out final temperature of air in container. Then find out final temperature of air in container. सुनो मामला क्या है? आपको एक डायग्राम दे रखा था, देखो कुछ ऐसा। आपको एक डायग्राम दे रखा था, देखो कुछ ऐसा कि एक ये पाइप है, यहां पर एक वॉल्व लगा हुआ है और यहां पर एक कंटेनर है। ये क्या है? आपका इवैक्यूएटेड कंटेनर है या फिर डक्ट है। ये आपका कोई पाइप है जिसमें एयर फ्लो हो रही है और यहां पर एक वॉल्व लगा हुआ है जिसके थ्रू एयर क्या कर रही है? एंटर कर रही है। एक वॉल्व लगा हुआ है, ठीक। आपसे पूछा हुआ है कि कंटेनर में फाइनल टेम्परेचर ऑफ एयर कितना होगा। कंटेनर में फाइनल टेम्परेचर ऑफ एयर कितना होगा? सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन स्टडी स्टेट का है या अनस्टडी स्टेट का है। मुझे एक बार बता दो, ये क्वेश्चन स्टडी स्टेट का होगा या अनस्टडी स्टेट का होगा? ये क्वेश्चन स्टडी स्टेट है, अनस्टडी स्टेट है?
और आपको कैसे पता कि स्टडी स्टेट है और अनस्टडी स्टेट है? हाँ भाई, ये अनस्टडी स्टेट है, आपको कैसे पता? सुनो, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। आप इसको सिस्टम मान लो, ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम है ना, ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम है। ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम है, ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम है। तो क्या होगा, यहां पर कंट्रोल वॉल्यूम में एयर एंटर तो हो रही है, कंट्रोल वॉल्यूम में एयर एंटर तो हो रही है, लेकिन एग्जिट नहीं हो रही है। एयर एंटर तो हो रही है, फ्लूइड एंटर तो हो रहा है, लेकिन एग्जिट नहीं हो रहा। मतलब जितना इनलेट हो रहा है उतना एग्जिट नहीं हो रहा। इवन एग्जिट तो जीरो है यार, केवल इनलेट हो रहा है, एग्जिट नहीं हो रहा। और अगर ऐसा हो रहा है तो समय के साथ यहाँ पर एयर क्या होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी। और अगर यहाँ पर एयर स्टोर होती जाएगी तो समय के साथ जो एयर का मास है या फिर जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अगर टाइम के साथ चीजें चेंज हो रही हैं तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टडी स्टेट। सिंपल है ना। तो देखो, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। वो एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी ना सबसे पहले, जिसको मैंने बोला था कि एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, उस इक्वेशन को लगाएंगे, वहां से सॉल्व कर लेंगे। देखो एक बार, हम लोगों ने इक्वेशन क्या लिखी थी? सबसे पहले तो लिखा था डेल एम अपॉन डेल टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल एम वन अपॉन डेल टी माइनस डेल एम टू अपॉन डेल टी। याद करो, ये लिखा था। और यहाँ पर देखो, केवल इनलेट हो रहा है, केवल इन हो रहा है, एग्जिट नहीं है। मास केवल आ रहा है, जा नहीं रहा कंटेनर से। तो जो डेल एम वन अपॉन डेल टी है कुछ है, लेकिन डेल एम टू अपॉन डेल टी क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन डेल टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम बराबर हो जाएगा डेल एम वन अपॉन डेल टी, जिसको मैं एम वन डॉट भी बोलता हूँ। ठीक, उसके बाद एक इक्वेशन और थी, किसकी, एनर्जी कंजर्वेशन की। जो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन थी वो क्या थी, वो थी डेल ई अपॉन डेल टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम बराबर डेल एम वन अपॉन डेल टी एच वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड वन प्लस डेल क्यू बाई डेल टी माइनस, ये इनलेट पर एनर्जी थी, माइनस एग्जिट पर एनर्जी कितनी थी, माइनस डेल एम टू अपॉन डेल टी एच टू प्लस बी टू स्क्वायर बाई टू जी जेड टू माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी। ये एग्जिट पर एनर्जी। ठीक, हाँ पूछ सकते हैं ना, कितने टाइम में कंटेनर फुल हो जाएगा, फिल हो जाएगा, पूछ सकते हैं। अगर इनलेट पे मास फ्लो रेट दे रखा है, इनलेट पे मास फ्लो रेट दे दे कि मास फ्लो रेट कितना है और कंटेनर का वॉल्यूम दे दे, तो बनियों वाला हिसाब है, वो निकाल सकते हैं कि भैया 2 किलोग्राम पर सेकंड से आ रहा था और टोटल कंटेनर में 20 किलोग्राम आ सकता है, तो 10 सेकंड में भर जाएगा। वो तो थर्मो का क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो बेसिक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ना, सिंपल है ना। सुनो, यहाँ पर ये इनलेट पर एनर्जी माइनस ये एग्जिट पर एनर्जी है ना। अब देखो, अब क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। ये कंटेनर कैसा दे रखा है, इंसुलेटेड दे रखा है। इंसुलेटेड का मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है ना। मैं पूरे थर्मो में एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि कभी थर्मो बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस अपने माइंड को ऐसा सेट मत करो, माइंड में अपने सेट मत करो कि थर्मो डिफिकल्ट है। बिल्कुल इजी सा सब्जेक्ट है। इंसुलेटेड दे रखा है, जीरो हो गया। मास केवल एंटर हो रहा है, केवल एंटर हो रहा है, एग्जिट नहीं हो रहा।
मतलब एग्जिट पे मास फ्लो रेट कितना है, 0 है, ये पूरी टर्म 0 हो गई। वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये 0 हो गया। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बोला है, ये 0 हो गया। सब कुछ 0 हो गया यार। फाइनली बचा कितना, डेली अपॉन डेल्टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, मतलब इनिशियल एनर्जी, डेली अपॉन डेल्टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम मतलब फाइनल एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, एम डॉट टू यू टू माइनस एम डॉट वन यू वन इज इक्वल टू एम डॉट वन। ये किसका है, कंट्रोल वॉल्यूम का। कंट्रोल वॉल्यूम का फाइनल मास, फाइनल एनर्जी, इनिशियल मास, इनिशियल एनर्जी, ठीक, इज इक्वल टू एम डॉट वन एच वन। इनिशियली कंट्रोल वॉल्यूम क्या था, इवैक्यूएटेड था। इवैक्यूएटेड मतलब यहां पर वैक्यूम था, और अगर वैक्यूम था तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली क्या था, इवैक्यूएटेड था। और ये एम डॉट फाइनल इंटू यू फाइनल बराबर हो जाएगा एम डॉट इन इंटू एच इन। तो यू फाइनल कितना होगा, मास फ्लो रेट फाइनली किस रेट से आएगा, जिस रेट से एंटर हो रहा था। ये देखो हम लोगों ने पहले बताया है, डेल एम अपॉन डेल टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल एम वन अपॉन डेल टी माइनस डेल एम टू अपॉन डेल टी। तो कंट्रोल वॉल्यूम का मास फ्लो रेट उसी रेट से चेंज होगा जिस रेट से आ रहा था, क्योंकि डेल एम टू अपॉन डेल टी क्या था, 0 था। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जिस रेट से आ रहा था मास उसी रेट से कंट्रोल वॉल्यूम का चेंज होगा, सिंपल है ना। यू फाइनल मतलब यू को लिख सकते हो सीवी इंटू टी फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी। एच को लिख सकते हो सीपी इंटू इन, तो टी फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी अपॉन सीवी इंटू टी इन। टी फाइनल हो जाएगा गामा इंटू टी इन। और मान लो कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो टीपी है, यहाँ पर प्रेशर पीपी है, वॉल्यूम वीपी है पाइप में। तो जो इन हो रहा था फ्लूइड उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टीपी हो जाएगा, तो टी फाइनल हो जाएगा गामा इंटू टी पाइप। दिस इज द फाइनल टेम्परेचर इन कंटेनर। ये बात समझ में आई आपको, हाँ या नहीं। एक बार इसको नोट करो, मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ ना। एक बार इसको नोट करो, नोट कर लेना तो बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। अच्छा, आप लोगों के मिड सेम कब तक है, मिड सेम खत्म हो गए क्या आप लोगों के।
आज लास्ट है ना, तो कल से अपने अपन जो क्लास है ना वो शाम में ही रखेंगे। जैसा भी टाइमिंग है आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप में मैं आपको बता दूंगा, है ना। जो भी टाइमिंग होगी अपनी शाम वाली, वो मैं आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप में बता दूंगा। अपन क्लास शाम में ही रखेंगे, है ना, कल से। इसको नोट कर लिया क्या? हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, लोगों को पता नहीं मुझे क्यों ऐसा, लोगों को अनस्टडी स्टेट वाले क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट लगते हैं। लोगों को क्या, जब मैं पढ़ता था ना तो मुझे भी अनस्टडी स्टेट वाले क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट लगते थे ना। मैं भी, मुझे अब समझ नहीं आता कि क्यों लगते थे, क्योंकि अनस्टडी स्टेट में कुछ भी नहीं यार। जैसे स्टडी स्टेट में स्टडी फॉर एनर्जी क्वेश्चन लगाना है, वैसे ही अनस्टडी स्टेट में आपको ये वाली जनरल इक्वेशन लगानी है ना। एक कौन सी? एक तो मास कंजर्वेशन वाली, del m अपॉन del t इज इक्वल टू del m1 अपॉन del t माइनस del m2 अपॉन del t। एग्जिट पे मास फ्लो रेट है नहीं, एग्जिट कहीं हो नहीं रहा, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ मास फ्लो रेट जो एंटर हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक, अपन ने क्या किया, एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन लगाई, del E अपॉन del t ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। ये कल इक्वेशन लिखी थी, ये इनलेट पर एनर्जी थी और ये एग्जिट पर एनर्जी थी, ये पता है आपको। del m2 अपॉन del t जीरो हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि एग्जिट नहीं था कुछ। वर्क जीरो हो गया क्योंकि वर्क ट्रांसफर नहीं था, इंसुलेटेड था तो हीट ट्रांसफर जीरो हो गया। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई, नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि नहीं दे रखा। ठीक, ये क्या है? del E अपॉन del t ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम क्या है? दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम क्या होगा? ये होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। और फाइनल एनर्जी क्या होगा? फाइनल एनर्जी होगा फाइनल मास इंटू इंटरनल एनर्जी। ये जो इंटरनल एनर्जी है वो स्पेसिफिक है, ये जो इंटरनल एनर्जी है वो स्पेसिफिक है, तो टोटल लिखने के लिए मास का मल्टीप्लाई करो। तो भैया इंटरनल एनर्जी टोटल क्या होगा? m इंटू यू। तो del E अपॉन del t इज इक्वल टू del E अपॉन del t ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। ये फाइनल एनर्जी m2u2 माइनस इनिशियल एनर्जी m1u1, सिंपल। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m डॉट वन h1। तो ये इनिशियली क्या था? इनिशियली इवैक्यूएटेड था, तो इनिशियली एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कंट्रोल वॉल्यूम की सिर्फ इंटरनल एनर्जी होगी, कैसे पता चला? और कौन सी एनर्जी होगी भाई? जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर दिया आपने, तो और कौन सी एनर्जी होती? याद करो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, उसमें एनर्जी कौन कौन सी होती थी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, सिंपल, है ना। सुनो, ये क्या हो जाएगा? फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो m2u2 m फाइनल इंटू u फाइनल इज इक्वल टू m इनलेट इंटू h इनलेट। तो यहाँ एम डॉट से एम डॉट कैंसिल हुआ, क्योंकि जिस रेट से मास एंटर हो रहा होगा उसी रेट से बढ़ रहा होगा फाइनली कंट्रोल वॉल्यूम का। यू फाइनल मतलब सीवी इंटू टी फाइनल इज इक्वल टू सीपी इंटू टी इनलेट। टी फाइनल इज इक्वल टू गामा इंटू इनलेट, और जो इनलेट हुआ
वो पाइप में टेम्परेचर टीपी था, तो गामा इंटू क्या हो गया, टी। सिंपल। और कोई डाउट है क्या? हाँ भैया, और कोई डाउट है क्या? अपने दिमाग में ही उसको डिफिकल्ट मत बनाओ, कुछ भी नहीं है। ये इक्वेशन लगाई, जो जो दे रखा था वो लिख लिया, सिंपल। बात समझ में आया कुछ? हाँ या नहीं? कोई और डाउट है आप लोगों को? हाँ भाई, जाग रहे हो, सो गए हो? जाग रहे हो ना? सुनो, आगे देखो। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता था मैं, देखना एक बार। मैं क्या करता हूं, 2 मिनट सुनना। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, देखो। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है, डेल क्यू बाई डेल एफ डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। इसको मैं लिखता हूं डेल क्यू बाई डेल टी, डेल यू बाई डेल टी प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। ध्यान से सुनना है ना, बहुत प्यारा सा मेथड है। आपको समझ में आ गई बात तो समझ में आएगी मैं कह के आ रहा हूँ ना। सुनो, एक्चुअल में क्या है कि जो एयर है ना, जो एयर है, जो कंट्रोल वॉल्यूम में एंटर हुई, जो एयर कंट्रोल वॉल्यूम में यहां से एंटर हो रही है, वो कहां से आ रही है? वो पाइप से आ रही है। तो वो एयर पहले कहां रही होगी? पाइप में रही होगी। भाई मैं कहता हूं कि एक रूम है, मैं कहता हूं एक रूम है, इस रूम में कोई एयर एंटर हो रही है। तो जो एयर एंटर हो रही है वो पहले पहले कहां रही होगी? पहले बाहर रही होगी। तो बाहर जब रही होगी तो उसने कुछ कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, वो वॉल्यूम अब अंदर आ गया होगा, सिंपल। तो यहां पर हुआ क्या? हुआ क्या कि ये एयर बाहर थी, इतनी एयर बाहर थी जो अंदर आ गई। ये जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाया है, इतनी एयर पहले पाइप में थी, अब कहां आ गई है? अंदर आ गई। जब वो बाहर रही होगी तो उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा? फाइनल माइनस इन कैसे किया? बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 दिन में आपके पास कुछ कुछ पैसे थे, वो कितने बढ़ गए, तो क्या करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना। वही किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंट्रोल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। तो एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, सिंपल है ना। ठीक है भाई, कोई भी चीज, ये तो सिंपल सा हिसाब है। आपसे मैं पूछूं आपके पास कुछ कुछ था, वो कितना बढ़ गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल ही करोगे ना। तो अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना। और फाइनल एनर्जी कितनी होगी? m2 इंटू यू टू, मास इंटू इंटरनल एनर्जी। और इनिशियल क्या होगी? m1 इंटू यू1, मास इंटू इंटरनल एनर्जी, सिंपल। सुनो, देखो, यही पूछ रहे थे ना, और कुछ पूछ रहे थे? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो एयर यहाँ पर एंटर हुई, वो एयर कहाँ रही होगी? पाइप में रही होगी। उस एयर ने यहाँ पर कुछ कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, कितना किया होगा वो निकाल लेते हैं। तो सुनो, वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, मास। अच्छा देखो, इनिशियली मान लो कि इनिशियल मास कितना है? m है। और मान लो इसका फाइनल मास कितना है? इनिशियल मास कितना है? m1 है। और मान लो फाइनल मास कितना है? m2 है। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि मास एंटर कितना हुआ, मैं कह दूंगा m2 माइनस m1 हुआ। इनिशियल मास m1 था,
एम फाइनल बराबर एम इन कैसे हुआ? जिस रेट से मास एंटर हो रहा होगा उसी रेट से मास फ्लो रेट कंट्रोल वॉल्यूम का चेंज हो रहा होगा, इनिशियली भी और फाइनली भी। तो फाइनली देखोगे तो जिस रेट से मास आ रहा था उसी रेट से फाइनली मास चेंज होगा कंट्रोल वॉल्यूम का, इसलिए एम इन बराबर एम फाइनल लिखा था ना भाई। अगर 2 किलोग्राम पर सेकंड से आ रहा है तो कंट्रोल वॉल्यूम का 2 किलोग्राम पर सेकंड से ही चेंज होगा, है ना, सिंपल। सुनो, मैं मान लेता हूं इनिशियल मास यहाँ पर कितना है m1 और फाइनल मास कितना है m2, तो मास एंटर कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, इतना मास एंटर हुआ। ये मास जो एंटर हुआ ना, ये मास जो एंटर हुआ ना कंट्रोल वॉल्यूम में, वो पहले कहां पे रहा होगा, पाइप में। और जब पाइप में रहा होगा ध्यान से सुनना ना, जब पाइप में रहा होगा तो उसने कुछ कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। कितना वॉल्यूम होता है, मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। वो जब यहां पर रहा होगा तो उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा m2 माइनस m1 इंटू वीपी। बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई इनिशियल मास m1 था, फाइनल मास हो गया m2, तो मास एंटर कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। ये मास जब एंटर हुआ उसके पहले कहां रहा होगा, पाइप में, और पाइप में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, m2 माइनस m1 इंटू वीपी। तो हुआ क्या कि किसी भी तरह से जुगाड़ लगा करके ये जो m2 माइनस m1 इंटू वीपी है, इसको हम कहा ले आए, अंदर ले आए। इसको हम कहा ले आए, अंदर ले। इस सिचुएशन को मैं दूसरी तरह से बता रहा हूं, इमेजिन करना। ये एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है। ये एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि पिस्टन थोड़ी देर में डाउनवर्ड आता है, थोड़ी देर बाद इधर आ जाता है। और यहां पर कोई मास है m2 माइनस m1। क्या होगा, इमेजिन करो क्या होगा कि ये जो m2 माइनस m1 मास है इधर, m2 माइनस m1 मास है इधर, और जैसे आपने पिस्टन को कंप्रेस किया वो m2 माइनस m1 आ जाएगा कहां पर, इसके अंदर, इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आ जाएगा। ठीक, ऐसा ही मैंने यहां पर किया कि भाई बाहर से कुछ कुछ प्रेशर लग रहा होगा, तो ये जो m2 माइनस m1 है वो अंदर चला गया होगा। और बाहर से कितना प्रेशर लग रहा था, बाहर से प्रेशर लग रहा था पीपी, प्रेशर इन द पाइप। मुझे बता दो यहाँ पर कौन सा वर्क होगा, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कौन सा वर्क होगा, कंप्रेशन एक्सपेंशन। समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूं, कंप्रेशन होगा ना भाई। ये जो मास है वो कहां चला गया, अंदर चला गया। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, डेल क्यू बाई डेल टी, ये तो मेरे भाई जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंसुलेटेड है। ये जीरो हो जाएगा, इंसुलेटेड है। वीडियो नहीं रुक रहा है बेटा, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगी, है ना। सुनो, ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी। वर्क कितना होगा आपने ही मुझे बताया कि कंप्रेशन होगा, और अगर कंप्रेशन होगा तो कितना होगा, कंप्रेशन होगा, प्रेशर कितना है पीपी, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ये था, कंप्रेशन होगा माइनस ऑफ पीपी m2 माइनस m1 ऑफ वीपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना, सिंपल। यू फाइनल, फाइनली क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ वो सुनो। फाइनली क्या हुआ कि यहां पर इनिशियली मास कितना था m1 और फाइनल मास कितना था m2। यहां पर इनिशियल मास था m1 और फाइनल मास था m2। फाइनली मास पूरा कहां पे आ गया, कंट्रोल वॉल्यूम के पास आ गया। तो जब कंट्रोल वॉल्यूम के पास मास आ गया तो फाइनल इंटरनल एनर्जी हो गई m2u2 माइनस, इनिशियली क्या था, इनिशियली क्या था कि जो m1 मास है वो इसके पास था, m1 मास यहां था, और m2 माइनस m1 कहीं बाहर था, पाइप में था भाई, वही तो बाद में एंटर हुआ। तो इंटरनल, तो इनिशियली एनर्जी कितनी थी, m1 इसके पास था, ये था माइनस m1 इंटू u1, और ये m2 माइनस m1 कहां था, बाहर था।
तो प्लस M2 माइनस M1 कहां पर था, पाइप में, ये हो जाएगा यूपी. यूपी इज नॉट द उत्तर प्रदेश, इट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग इन द पाइप. ठीक. माइनस क्या हो जाएगा, पीपी M2 माइनस M1 ऑफ वीपी, ये हो जाएगा. और आप देखो बेटा, धैर्य रखो, धैर्य 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 धैर्य, दुनिया की सबसे बड़ी चीज है धैर्य, है ना. सुनो, अब क्या है, अब आपको दे रखा है कि टैंक क्या है, इवैक्यूएटेड है. अब आपको दे रखा है टैंक इज इवैक्यूएटेड. इनिशियली टैंक इज इवैक्यूएटेड. अगर टैंक इवैक्यूएटेड है तो जो इनिशियल मास है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, जीरो. क्यों, क्योंकि इनिशियली क्या है, इवैक्यूएटेड है. ये हो जाएगा जीरो. क्यों, क्योंकि इनिशियली क्या है, इवैक्यूएटेड है. तो ये जो है M2 U जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा M2 U2 माइनस, ये फाइनल है ना, M फाइनल इंटू U फाइनल, है ना, माइनस ये कितना हो जाएगा, ये M2 इंटू यूपी हो जाएगा, प्लस होगा. प्लस क्यों होगा, ये माइनस लिखा है ना बाहर, ये हो जाएगा माइनस M2 इंटू यूपी. ये हो जाएगा M2, ये M1 यहां भी जीरो होगा, M2 इंटू पीपी वीपी. देखो M2 से M2 हो जाएगा कैंसिल, कॉमन आकर के जीरो में चला जाएगा. ये हो जाएगा जीरो बराबर U2 प्लस, सॉरी माइनस यूपी प्लस पीपी वीपी. यू प्लस पीवी क्या होता है, एच. जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U2 माइनस एच पी. तो U2 इज इक्वल टू हो जाएगा HP, और U2 को क्या लिख सकते हो, CV इंटू T2 इज इक्वल टू CP इंटू TP. तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा गामा ऑफ PP, गामा टाइम्स ऑफ द टेम्परेचर इन द पाइप. सिंपल. सुनो, अब बात करते हैं दोबारा से ना. देखो एक बार, सुनो, यहां पर क्या है, अपन ने किया क्या, मैंने क्या किया कि इनिशियली मान लिया कि यहां पर एक इसका मास कितना है, M1. इनिशियली मान लिया कि इसका मास कितना है, M1, और फाइनली मान लिया कि इसका मास क्या है, M2. ठीक. मैंने क्या किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था. रेट के फॉर्म में लिखा क्योंकि फ्लो हो रही थी. हीट ट्रांसफर जीरो था. क्यों जीरो था, क्योंकि इंसुलेटेड था. डेल यू अपॉन डेल टी क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. यहां तक बात समझ में आ गई. ठीक. वर्ग कितना होगा, मैंने आपको समझाया कि भाई इनिशियल मास M1 है, फाइनल हो गया M2, तो कितना एंटर हुआ, एंटर हुआ M2 माइनस M1. और वो जो M2 माइनस M1 एंटर को, वो पहले कहाँ रहा होगा, वो पहले कहीं पाइप में रहा होगा, यहां पर रहा होगा. और पाइप में रहा होगा तो भाई अगर अगर पाइप में कुछ प्रेशर नहीं होता तो वो कभी एंटर नहीं होता. मान लो कि पाइप में भी वैक्यूम होता और यहाँ भी वैक्यूम होता तो कभी एंटर ही नहीं होता भाई, कभी एंटर नहीं होता. ठीक है, यहाँ पर वैक्यूम है मैंने मान लिया, लेकिन अगर पाइप में भी वैक्यूम होता तो एंटर होता क्या, नहीं होता. मतलब डेफिनेटली पाइप में कुछ ना कुछ प्रेशर रहा होगा, देन ओनली ये एंटर हुआ होगा. पाइप में कितना प्रेशर था, पीपी. वो जो M2 माइनस M1 यहाँ एंटर हुआ, तो पाइप में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए होगा, M2 माइनस M1 इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम. ये तो प्रेशर लग रहा था पीपी, और वॉल्यूम इतना था, और ये इसमें एंटर हो गया, कंप्रेशन हुआ. तो वर्क कितना हुआ, पीपी M2 माइनस M1 इंटू वीपी. कंप्रेशन था, माइनस लिख दिया. ठीक. एनर्जी फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये हुआ कि इसका मास कितना हो गया, M2. फाइनली इसका मास हो गया M2, तो फाइनल एनर्जी हो गई M2 इंटू U2. इनिशियली क्या था, इनिशियली ये था
कि m1 मास इसके पास था और m2 माइनस m1 मास बाहर था। तो जो m1 मास इसके पास था उसकी एनर्जी थी m1 इंटू u1, और जो बाहर मास था m2 माइनस m1 उसकी एनर्जी थी m2 माइनस m1 ऑफ u ऑफ पाइप, और ये एज इट इज पुट कर दिया। अब इनिशियली इवैक्यूएटेड था तो m1 जीरो हो गया, 0 0 0, ये हो गया m2 u2, ये माइनस अंदर जाएगा m2 up माइनस ऑफ m2 pp इंटू यूपी, m2 कॉमन आ गया, u2 माइनस up प्लस pv, ये क्या होता है u प्लस pv, h पुट कर दिया। इसको इधर ले आए, इसको लिखा cv इंटू टी2 और इसको लिखा cp इंटू टीपी, T2 क्या हो गया गामा इंटू टी, सिंपल है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं, और कोई डाउट हो तो पूछो। ये दो तरीके हो सकते हैं, ये किसका तरीका है, ये है पीके नाग साहब का तरीका, और वो जो तरीका था वो किसका है, वो संजल का तरीका है, संजल एंड सिम्बाला, यूसुफ जी संजल जो लिखते हैं ना, ठीक है। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। अपन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, है ना। हालांकि वो वाला तरीका ज्यादा इजी था, इस वाले में थोड़ी सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि भाई m1 मास फाइनली हो गया, सॉरी इनिशियली m1 था, फाइनली m2 था, कितना एंटर हुआ, m2 माइनस m1 कहां से, पाइप से आया ना। अरे भाई फ्री कंप्रेशन वाला केस था, वो बात तो सही है, लेकिन पाइप में अगर प्रेशर नहीं होता तो ये एंटर नहीं होता, वैक्यूम कितना भी बना रहे, है ना। पाइप में अगर प्रेशर नहीं होता तो कितना भी वैक्यूम बना रहे, ये क्या नहीं होता, एंटर नहीं होता, मतलब पाइप में कुछ ना कुछ प्रेशर रहा होगा ना। वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, है ना। डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, ओवरऑल वर्क देखोगे, ओवरऑल वर्क देखोगे तो करना पड़ेगा, ओवरऑल वर्क देखोगे तो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सिस्टम की बाउंड्री चेंज हो रही है, सिस्टम की बाउंड्री चेंज हो रही है। पहले सिस्टम की बाउंड्री यहां तक थी, अब सिस्टम की बाउंड्री यहां आ रही है, अब सिस्टम की बाउंड्री यहां आ रही है, सिस्टम की बाउंड्री चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो चेंज हो गई चीजें, है ना। वहां पर सिस्टम की बाउंड्री चेंज नहीं हो रही थी, जब फ्री एक्सपेंशन बताया था मैंने, तो ये मैंने ओवरऑल कंटेनर लिया था और ये स्लाइडर लिया था, इस ओवरऑल सिस्टम की बात चल रही थी, इसकी बाउंड्री चेंज नहीं हो रही थी, ठीक है। इसलिए वहां पर वर्क क्या ले लिया था, जीरो ले लिया था, हाँ? ठीक है। हाँ एक्सपेंशन में भी अगर केवल इस सिस्टम के लिए देखोगे तो वर्क होगा, एक्सपेंशन में भी केवल इस सिस्टम के लिए देखोगे तो वर्क होगा, है ना। ठीक है, इसको एक बार नोट करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। यहाँ पर सिस्टम कितनी वॉल्यूम को कंसीडर किया है, यहाँ पर सिस्टम इसको इसको कंसीडर किया है, ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, ये कंप्रेस होकर के अंदर आ जाता है ना, इसको सिस्टम कंसीडर किया है ना। देखो क्वेश्चन अच्छा था, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नॉर्मल था, नॉर्मल नहीं था, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन है ना। ये आप डायरेक्टली याद रखना, बहुत सारे छोटे मोटे फालतू एग्जाम होते हैं ना जो आप लोग देते रहते हो, उससे पूछा जाता है कि भाई एक टैंक के इवैक्यूएटेड टैंक के पाइप से फिल कर रहे हो तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाता है, डायरेक्टली याद रखना ये बात कि गामा इंटू टी हो जाता है, ये बात डायरेक्टली याद रखना कि गामा इंटू टी हो जाता है ना। क्वेश्चन अच्छा था, है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई नोट कर पाए क्या।
तो कर लिया ना। नेक्स्ट पेज में एक हेडिंग डालो, नेक्स्ट पेज में एक हेडिंग डालो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट पेज में एक हेडिंग डालो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सुनना, एक हेडिंग डालो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बस दे रहा हूँ आपको 10 मिनट का, है ना, फिर अपन आगे बात करेंगे कल, है ना। 10-15 मिनट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सुनना क्या है। एक्चुअल में क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इस दुनिया में आया, और फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब हीट और वर्क दोनों क्या है, सेम चीजें। हीट और वर्क दोनों सेम चीजें। ये किसने बोला, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स ने बोला। देखो दुनिया में कोई भी लॉ आता है ना, तो वो जब आता है जब उसकी जरूरत होती है। नीड जब तक नहीं होगी जब तक कोई लॉ नहीं आएगा, नीड जब तक नहीं होगी जब तक इन्वेंशंस नहीं होंगे। तो पहले बात यह आई कि भाई सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स आया क्यों। तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स फेल हो गया, कई ऐसी जगह हैं जहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स फेल हो गया, और जब फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स फेल हुआ तो कौन आया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। तो फर्स्ट लॉ कहां पर फेल हुआ वो सुनो, केवल सुनते जाओ आज, कल मैं पूरा लिखवा दूंगा आपको। सुनो, फर्स्ट लॉ कहां पर फेल हुआ वो सुनो। एक्चुअल में एक जगह क्या था, ये इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है कुछ कुछ वोल्टेज वी से। फर्स्ट लॉ ने मुझसे क्या कहा था, फर्स्ट लॉ ने मुझसे कहा था कि भैया एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। आप हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो और वर्क को हीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक, मैंने कहा ठीक है। तो अपन ने क्या किया कि इस रेजिस्टेंस में अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई। इसमें क्या फ्लो कराया, इलेक्ट्रिकल वर्क फ्लो कराया। एक रेजिस्टेंस लिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, इलेक्ट्रिकल वर्क फ्लो कराया। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल वर्क फ्लो कराया तो यहां पर क्या होगा, हीट जनरेट होगी। इलेक्ट्रिकल वर्क फ्लो कराया तो हीट जनरेट होगी। बात सही है। अब मुझे बताओ कि अगर इस रेजिस्टेंस को वापस से हीट देने लग जाऊं तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, हाँ या नहीं। इस रेजिस्टेंस को हीट देने लग जाऊं बाहर से तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, हाँ या नहीं। नहीं होगा ना। यहां पर फर्स्ट लॉ फेल हो गया। फर्स्ट लॉ ने मुझसे क्या कहा था, फर्स्ट लॉ ने कहा था कि आप वर्क को हीट में कन्वर्ट कर दो, कोई समस्या नहीं, और हीट को भी वर्क में कन्वर्ट कर दो, कोई समस्या नहीं। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिकल वर्क फ्लो कराऊंगा, हीट तो जनरेट होगी, लेकिन अगर हीट दूंगा तो इलेक्ट्रिकल वर्क जनरेट नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स फेल हो गया। उसने मुझे नहीं बताया था कि ये प्रोसेस केवल एक डायरेक्शन में संभव है, अपोजिट डायरेक्शन में संभव नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। किसने नहीं बताया, फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया। ठीक, दूसरी बात, मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, यहां पर एक स्टीरर लगाया, और यहां पर एक कोई पुली लगाई, और यहां पर एक वेट लगाया mg। मैंने क्या किया कि जैसे ही ये mg नीचे जाएगा, जैसे ये mg नीचे जाएगा, ध्यान से सुनना, जैसे ये mg नीचे जाएगा ये स्टीरर क्या होगा, रोटेट होगा। ये स्टीरर रोटेट होगा और यहां पर क्या है, फ्लूइड है, और फ्लूइड में क्या है, विस्कोसिटी है।
आप देखो जैसे स्टीरर रोटेट होगा तो फ्लूइड की विस्कोसिटी की वजह से वो जो स्टीरर का वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर ये नीचे जाएगा तो स्टीरर रोटेट होगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हीट जनरेट होगी, यहां पर हीट जनरेट होगी। लेकिन इसका उल्टा करो, अगर इसमें वाटर को गर्म करना शुरू कर दो, इसको हीट देना शुरू कर दो, तो ये स्टीरर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा क्या, ये अपने आप ऊपर जाएगा क्या, हाँ या नहीं, नहीं जाएगा। समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं। मतलब ये है कि ये भी प्रोसेस एक डायरेक्शन में संभव है। अगर ये नीचे जाएगा तो स्टीरर रोटेट होगा, अगर ये नीचे जाएगा तो स्टीरर रोटेट होगा, और अगर स्टीरर रोटेट होगा तो यहाँ हीट जनरेट होगी, ये बात सही है। लेकिन आप इसमें हीट ट्रांसफर कराओगे तो स्टीरर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा और ये ऊपर जाएगा, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होगा। सिंपल। आप साइकिल चलाते हो, आप अचानक से ब्रेक मारते हो, साइकिल चलाते हो अचानक से ब्रेक मारते हो, जैसे ही ब्रेक मारते हो तो जो टायर है आपके, जो टायर है ना, जो टायर है, ट्यूब है, जो रिम है, वहां पर जाकर के ब्रेक चिपक जाता है, वहां पर क्या होता है, ब्रेक फ्रिक्शन लगाता है, जिसकी वजह से साइकिल रुक जाती है। जैसे ब्रेक मारा, साइकिल चल रही थी, रुक गई, और जैसे ब्रेक लगा तो कुछ हीट जनरेट हुई। ब्रेक मारा, साइकिल चल रही थी, साइकिल रुकी, फ्रिक्शन की वजह से कुछ हीट जनरेट हुई। तो ब्रेक मारने की वजह से हीट जनरेट हुई, ये बात सही है। लेकिन अगर आप टायर और ट्यूब को दोबारा से हीट देने लग जाओगे तो साइकिल दोबारा से चलेगी क्या, नहीं चलेगी। मतलब चलती हुई साइकिल को रोको तो हीट जनरेट होगी, लेकिन हीट दो तो दोबारा से साइकिल नहीं चलेगी। मतलब ये प्रोसेस भी एक डायरेक्शन में पॉसिबल है। ये मुझे किसने नहीं बताया, फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया। इसके अलावा यहां पर T1 है और यहां पर T2 है। मुझे दे रखा है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। मान लो T1 कितना है, 500 केल्विन है, और ये है 150 केल्विन है। नेचुरली हीट T1 से T2 फ्लो होगी। हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। नेचुरली हीट 150 केल्विन से, 150 केल्विन से 500 केल्विन की तरफ फ्लो नहीं हो सकती। ये मुझे किसने नहीं बताया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं बताया। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स ने तो सिंपल ये कहा था कि भैया एनर्जी कंजर्व रहती है। हीट हीट और वर्क दोनों सेम है, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर लो और वर्क को हीट में कन्वर्ट कर लो, ठीक। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली तौर पे देखा, हम लोगों ने प्रैक्टिकल तौर पे देखा, प्रयोगात्मक तौर पे देखा अपन ने, तो फर्स्ट लॉ फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्क तो हीट में कन्वर्ट हो रहा था, इलेक्ट्रिकल वर्क तो डायरेक्टली हीट में कन्वर्ट हो रहा था। इलेक्ट्रिकल वर्क फ्लो कराओगे तो हीट डायरेक्टली जनरेट होगी, लेकिन हीट फ्लो कराओगे तो वो इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब ये है कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू द हीट डायरेक्टली, बट हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू द वर्क। वर्क को डायरेक्टली हीट में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन हीट को वर्क में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद यहां भी आप स्टीरर रोटेट करेगा तो हीट जनरेट होगी, लेकिन हीट वापस दोगे तो स्टीरर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। मतलब वर्क को हीट में तो कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है। यहाँ भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तो हीट फ्लो हो सकती है, लेकिन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर नेचुरली फ्लो नहीं हो सकती। मतलब प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है, अपोजिट पॉसिबल नहीं। मतलब आप समझ गए होगे ओवरऑल कि फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स फेल हो गया कहां पर, डायरेक्शन बताने में। वो ये बताने में फेल हो गया कि कोई भी प्रोसेस किस डायरेक्शन में पॉसिबल होगी और किस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं होगी। यहां पर एक और आया, कौन, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। इसका काम क्या है? सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स मुझे बताएगा कि इस दुनिया की कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रक्रिया किस डायरेक्शन में पॉसिबल है और किस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स को डायरेक्शनल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। फिर से सुनना, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्शन बताने में फेल हो गया। वो ये नहीं बता पाया कि कहां पर पॉसिबल होगी और कहां पर नहीं होगी। तो ये मुझे कौन बताएगा? सेकंड लॉ बताएगा। इसीलिए सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स को इसीलिए सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स को डायरेक्शनल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। यहां तक बातें आपको समझ में आई जो मैं कह रहा था?
हाँ भाई, यहां तक थोड़ी बहुत बातें समझ में आई, हाँ या नहीं? थोड़ी बहुत बात समझ में आई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि हीट और वर्क दोनों सेम है। फर्स्ट लॉ कहता है, नोट मत करना कुछ भी, मैं सब कुछ लिखवा दूंगा कल, है ना, कि हीट एंड वर्क बोथ आर सेम। फिर आया सेकेंड लॉ, कहता है नहीं नहीं, हीट और वर्क सेम नहीं, बोथ आर नॉट सेम। कौन गलत है, फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ? कौन गलत है, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ? फर्स्ट लॉ कहता है हीट एंड वर्क दोनों सही है। कैसे? फर्स्ट लॉ कहता है हीट और वर्क दोनों सेम है। फर्स्ट लॉ कहता है हीट एंड वर्क दोनों सेम है, और सेकेंड लॉ कहता है नहीं भैया, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग बात है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ बात करता है क्वांटिटी वाइज, ध्यान से सुनना आप, ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से देखो, अपने कोई भी जहरीले कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं लगाना है ना। मैं आपको बोल चुका हूं कि अब के बाद से जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, उसमें जितना आप लोगों ने पढ़ा है उससे कहीं ज्यादा आप लोगों ने गलत पढ़ा है। ये बात सत्य है, मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा ना। तो कोई भी कैसा भी अपना जहरीला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, केवल मेरी बात सुनो, है ना। ठीक है, अपन शून्य से लेकर के कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, जीरो से, है ना। आप मान लो कि आपको कुछ नहीं आता, यही आपके लिए फायदेमंद है ना। सुनो, ठीक है, सुनो। फर्स्ट लॉ बात करता है क्वालिटी की और सेकंड लॉ बात करता है क्वांटिटी की। सॉरी, फर्स्ट लॉ बात करता है क्वांटिटी की और सेकंड लॉ बात करता है क्वालिटी की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप समझने की कोशिश करना। आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक है ए और एक बंदा है बी। ये एग्जांपल याद रखना, पूरा एंट्रोपी, पूरा अवेलेबल एनर्जी, पूरा इरिवर्सिबिलिटी, जो भी है पूरे थर्मोडायनेमिक्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस एग्जांपल से ना। सुनते जाना। एक बंदा है ए और एक बंदा है बी, है ना। ये जो ए है ना, ए जो पर्सन है और जो बी जो पर्सन है, इसके पास एक कार है, और जो कार है ना वो कितने की है? कार की जो प्राइस है वो कितनी है? 10 लाख रुपए है। ये बंदा जो है उसके पास एक कार है जिसकी प्राइस कितनी है? 10 लाख रुपए है। और जो बी बंदा है ना, उसके पास 10 लाख रुपए है। मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मो, ध्यान से सुनना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स से पूछा कि भैया कौन बड़ा आदमी है। मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स से पूछा कि कौन बड़ा आदमी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स ने बोला कि दोनों सेम है यार। इसके पास 10 लाख रुपए की कार है और इसके पास 10 लाख रुपए है, दोनों सेम है। दोनों कौन बड़ा आदमी? तो ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। इसके पास 10 लाख रुपए की कार है और इसके पास 10 लाख रुपए है। मैं गया सेकंड लॉ के पास, मैंने सेकंड लॉ से पूछा कि भाई इनमें दोनों में बड़ा आदमी कौन है। सेकंड लॉ ने कहा कि ये बड़ा आदमी है। सेकंड लॉ ने कहा ये बड़ा आदमी है। क्यों? सेकंड लॉ ने कहा कि ये बड़ा आदमी इसलिए है, ये बड़ा आदमी इसलिए है कि अगर अगर इसका मन करे ना, आधी रात में मन करे इसका कि मुझे कार खरीदनी है, अगर इसका आधी रात में मन करे ना कि मुझे कार खरीदनी है, तो ये 10 लाख रुपए लेकर के जाएगा और डायरेक्टली कार परचेज कर लेगा। कर लेगा, सिंपल, 10 लाख रुपए गया, कार खरीद ली, बात खत्म। लेकिन अगर इसका आधी रात में मन करे कि मेरे पास 10 लाख रुपए की कार है, इसको मैं बेच दूं, तो बेचने पे 10 लाख रुपए ही मिल जाएंगे, ये बात जरूरी है क्या? या फिर 10 लाख रुपए ही मिलेंगे? प्रैक्टिकली मुझे बताओ। इसके पास 10 लाख रुपए की कार है, ये मार्केट में बेचने जाएगा तो इसको 10 लाख मिलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मिलेंगे।
अरे यार ये कुतर्क मत करो यार, आपको समझ ही नहीं आएंगी चीजें, है ना। कार समय के साथ महंगी कैसे हो जाती है? आपके पास एक कार है, उसको आप कुछ दिन चलाओगे तो महंगी हो जाएगी। आप सचिन तेंदुलकर थोड़ी ना हो यार, क्या फरारी चला लोगे तो 1 करोड़ महंगी हो गई, सचिन का बैट है महंगा हो गया, है ना। आप कार कुछ दिन चलाओगे तो क्या हो जाएगी, सस्ती होगी ना। डिप्रिशिएशन होता है कार में, है ना। आपके पास एक 10 लाख रुपए की कार है, उसको आप कुछ दिन चलाओगे तो क्या होगी, सस्ती होगी, महंगी नहीं होगी, है ना। इसके पास कार है बेटा, कार है। अपन प्रैक्टिकली उस पे मत जाओ, मैनेजमेंट पे मत जाओ, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो, है ना। समझो, अन्यथा मैं नहीं बता पाऊंगा यार ऐसे। सुनो सुनो, देखो, इसके पास 10 लाख रुपए हैं, है ना। एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम बात चल रही है। अब मुझसे ये मत कहना कि कार का दूसरा मॉडल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, है ना। सिंपल, इसके पास 10 लाख रुपए हैं और इसके पास 10 लाख रुपए की कार है, ठीक। मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स से पूछा, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स ने कहा कि दोनों सेम है। इसके पास 10 लाख है और इसके पास 10 लाख रुपए की कार है। मैंने सेकंड लॉ से पूछा, सेकंड लॉ ने कहा कि भाई इसके पास 10 लाख रुपए है ना, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम इसका मन किया कि इसको कार परचेज करना है, ये गया इसने कार परचेज कर लिया, ठीक। मतलब ये जो 10 लाख रुपए है ना, इसको कार में कन्वर्ट किया जा सकता था, कार में कन्वर्ट किया जा सकता था 100%। ये जो ए पर्सन है ना, ए पर्सन है, इसके पास क्या है, इसके पास एक कार है जिसकी प्राइस कितनी थी, 10 लाख रुपए थी। ए पर्सन के पास कार थी जिसकी प्राइस कितनी थी, 10 लाख रुपए थी, ठीक। अब भाई मेरे पास कोई कार है, मान लो मेरे पास बलेनो है ना, मेरे पास स्विफ्ट है, मेरे पास स्विफ्ट है। मैं कुछ दिन उसको चला लेता हूँ, फिर मार्केट में बेचने जाता हूँ तो डेफिनेटली उसका वो प्राइस नहीं मिलेगा जो प्राइस उसका रहा होगा। मतलब जब ये 10 लाख रुपए की कार बेचने जाएगा ना मार्केट में, ये 10 लाख रुपए की कार बेचने जाएगा तो इसको 10 लाख रुपए मिलेंगे, ये बात गलत है। मतलब 10 लाख रुपए को कार में डायरेक्टली कन्वर्ट किया जा सकता है, 10 लाख रुपए को कार में डायरेक्टली कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन आपके पास जो कार है उसको मार्केट में बेचने जाओ, 1 साल 2 साल पुरानी कार है, तो उसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मतलब दोनों सेम नहीं है। ये ज्यादा बड़ा आदमी है क्योंकि इसके पास जो 10 लाख रुपए है ना, उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, उसकी क्वालिटी ज्यादा है। और इसके पास जो कार है ना, उसकी क्वालिटी कम है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली 10 लाख रुपए में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक। तो बात दोनों की सही है, फर्स्ट लॉ की भी सही है और सेकंड लॉ की भी सही है। प्रॉब्लम ये है कि जो फर्स्ट लॉ बात करता है ना, फर्स्ट लॉ बात करता है, वो बात करता है क्वांटिटी की, और जो सेकंड लॉ बात करता है ना, वो बात करता है क्वालिटी की। फर्स्ट लॉ बात करता है, वो बात करता है क्वांटिटी की। फर्स्ट लॉ जो बात करता है वो बात करता है क्वांटिटी की, और जो सेकंड लॉ बात करता है वो बात करता है क्वालिटी की, ठीक। फर्स्ट लॉ इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, quantitative analysis of thermodynamics, and second law is qualitative analysis of thermodynamics, ठीक। मेरे पास कार है, किसी और के पास 10 लाख रुपए है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग दोनों सेम है। लेकिन सेकंड लॉ उससे आगे की बात देखता है कि जब आप मार्केट में जाओगे, जब आप मार्केट में जाओगे तो कार वाला अगर चाहे तो उसको तुरंत 10 लाख रुपए नहीं मिलते, इसलिए उसकी क्वालिटी कम है, वैल्यू कम है। लेकिन जिसके पास 10 लाख रुपए हैं, वो अगर तुरंत चाहे कि कार मिल जाए तो हो सकता है कि वो कार परचेज करे। मतलब इसकी क्वालिटी क्या है, ज्यादा है, सिंपल। तो ये जो जिसके पास 10 लाख रुपए है ना, ये वर्क है, और जिसके पास एक कार है ना, वो हीट है। आप वर्क को चाहो तो तुरंत हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल वर्क फ्लो कराओ, हीट जनरेट होगी, स्टीयर को रोटेट करो, हीट जनरेट होगी। वर्क को डायरेक्टली हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसी तरह जैसे 10 लाख रुपए से तुरंत कार परचेज की जा सकती है। तो इसको अपन ने क्या बोला, हाई ग्रेड एनर्जी या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जिसके पास कार था या फिर जिसके पास हीट थी, हीट को डायरेक्टली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हीट फ्लो कराओगे तो इलेक्ट्रिकल वर्क जनरेट नहीं होगा, हीट फ्लो कराओगे तो स्टीयर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट नहीं होगा। तो इसको बोला लो ग्रेड एनर्जी
या डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी? यहां तक आपको थोड़ी बहुत कहानी समझ में आई क्या? अभी बात खत्म नहीं कर रहा हूं। हाँ, वर्क बेटा 100% हीट देता है। वर्क 100% हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। एक प्रॉब्लम और है, एक प्रॉब्लम और है, सुनो। वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी एंड हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी। क्यों भैया? क्योंकि आपके पास 10 लाख रुपए है, तो आप कार खरीदने जाओगे तो 10 लाख रुपए की ही कार मिलेगी, मतलब वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आपके पास एक कार है, उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो वापस से 10 लाख रुपए नहीं मिलेगा, मतलब हीट को वर्क में कन्वर्ट करने जाओगे तो 100% कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए हीट लो ग्रेड है और वर्क हाई ग्रेड है। थोड़ी बहुत बात समझ में आई क्या? अब इसका 1-2 घंटे का डिस्कशन और है, मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करूंगा कि ऑर्गेनाइज और डिसऑर्गेनाइज क्या होता है, हाई ग्रेड और लो ग्रेड का होता है ना। थोड़ी बहुत बात समझ में आई क्या? कि फर्स्ट लॉ बात करता है क्वांटिटी की और सेकंड लॉ बात करता है क्वालिटी। नोट मत करो, मैं पूरा डिटेल में लिखवाऊंगा, बिल्कुल नोट मत करो, बिल्कुल नोट मत करो। कि बहुत डिटेल डिस्कशन है ना, 2 घंटे 3 घंटे अपन ऐसी बात करेंगे है ना, और भी बात करेंगे है ना। ठीक है, ये समझ में आया कि डायरेक्शन बताने में कौन फेल हो गया था? फर्स्ट लॉ फेल हो गया था, इसलिए कौन आया? सेकंड लॉ है ना। तो अभी मेरी क्लास है 9:15 से, है ना। अपन कल बात करते हैं, कल शाम में क्लास रखेंगे 2 घंटे। कल वाली क्लास मिस मत करना, इवन अगली 2 4 5 क्लास मिस मत करना। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप लोगों के अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कुछ अलग ही सिखाए गए हैं और थर्मो कुछ अलग ही है ना। अपन आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएंगे, है ना। तो अगली जो 3 4 5 क्लासेस है उनको मिस मत करना, है ना। ठीक है, ठीक है, बाय बाय। मत लो स्क्रीनशॉट, मत लो, या फिर लेना हो ले लो, बाकी मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा ना, बट बहुत डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सब